हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था। उस जजमेंट में ईपीएस स्कीम को लेकर के कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया ईपीएफओ को। ईपीएफओ ने उन डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए एक सर्कुलर जारी किया है दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2022 के अंदर। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के ऊपर, उन सभी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, पूरी जानकारी मिल जाएगी। आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, तो राइट नॉलेज एट राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो ईपीएफओ ने जो इंप्लीमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 29 दिसंबर 2022 को ये जो है ईपीएफओ ने डायरेक्शंस दिए। अब इन डायरेक्शंस ये क्यों, मतलब ये सर्कुलर इशू किया, ये सर्कुलर इशू क्यों किया? ये कंप्लाई करना था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है 4/11/2022 को, यानी कि नवंबर 2022 में। तो इस सर्कुलर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं या डायरेक्टिव्स हैं, उनको कंप्लाई करने के लिए बोला गया है। अब इस सर्कुलर में यह भी बोला गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं या डायरेक्टिव्स हैं, ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के ऊपर है, यानी कि हायर पेंशन स्कीम के ऊपर है। हायर पेंशन कैसे मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको जैसे ही ये सर्कुलर आया या ये जजमेंट आया, तो आपके मन में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस किस तरह के आए? क्या मैं पेंशन स्कीम में एलिजिबल हूं? क्या मुझे हायर पेंशन मिलेगी? क्या मैं जॉइंट ऑप्शन में कब तक अप्लाई कर सकता हूं? इसके बाद आपके मन में यह भी आया कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है मुझे कितना देना है, क्या मेरा सारा का सारा पीएफ का पैसा निकल जाएगा? इस टाइप के सवाल आपके मन में है। तो देखिए, आपके मन में ये सारे सवाल क्यों हैं? क्योंकि आप क्लाइमेक्स पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे मूवी में क्लाइमेक्स होता है, लास्ट सीन होता है, लास्ट सीन देखते हुए आप क्या करते हो, आप शुरू की मूवी तो देखी नहीं, लास्ट सीन देख करके अंदाजा लगाते रहते हो, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपके मन में दुविधा है, इसीलिए क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी नहीं है ना, आधी अधूरी नॉलेज है, इधर उधर से टुकड़ों में आई है वो नॉलेज। तो हम इस चीजों को जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला, ये क्यों निकाला, इसका जो बैकग्राउंड है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, बीच में नहीं छोड़ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बैकग्राउंड में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ये एक एक्ट था, 1952 में आया था। इस एक्ट के सेक्शन 6 में यह बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन निकालना है ऑफिशियल गैजेट में, यानी कि गैजेट नोटिफिकेशन निकालना है, और उसमें यह बताना है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कैसी होगी। बेसिकली उसको फ्रेम करना है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को फ्रेम करना है। इसके सेक्शन 6 में यह भी बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको एक फंड बनाना है, जिसको क्या बोला जाएगा, पेंशन फंड। इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये जो है 1952 में फ्रेम करी गई। ध्यान रखना, this is the employees provident fund scheme, EPF scheme, it is not EPS, it is the EPF scheme। ये 1952 में फ्रेम करी गई। इसके क्लॉज 2F में ये बोला गया है जिनकी सैलरी 6500 से ऊपर है वो इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। इसके बाद लेकिन 26 क्लॉज नंबर 26 और उसका सब क्लॉज 6 जो है, वहां पर यह बोला गया है कि भैया जिनकी सैलरी 6500 से ज्यादा है वो ज्वाइंट ऑप्शन पर, यानी कि ज्वाइंट रिक्वेस्ट पर ये जो है इस स्कीम के अंदर में आ सकते हैं। ज्वाइंट स्कीम का मतलब है आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों एक रिक्वेस्ट देंगे ईपीएफओ को, और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर आप इस ईपीएफ स्कीम के अंडर में आ सकते हैं। ये थी ईपीएफ स्कीम की बात। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1995 के अंदर एक पेंशन स्कीम आई। वो क्यों आई? वो जो ईपीएफ एक्ट था उसमें एक सेक्शन 6A था। अगर आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 6A में लिखा हुआ है कि एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम बननी चाहिए। तो यहां पर एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आती है 1995 में, जिसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8.33%। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 8.33% किसका होगा, बेसिक और डीए का, बेसिक प्लस डीए का, ये ध्यान रखना।
द EPS 95 restricted the maximum monthly pensionable salary as rupees this। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। EPS 95 में ये बोला गया कि ये जो सैलरी है, ये वाला जो अमाउंट है, ये एक कैपिंग है। किसके लिए? अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन निकालना है EPS में तो ये कैपिंग है। तो जब आप 8.33% निकालोगे तो आप 6500 के ऊपर निकालोगे। तो इसका मतलब ये कैपिंग आपको मिल गई। पहले जो था ना, पिछले वाले उसमें EPF स्कीम में ये सैलरी थी जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ये सैलरी अगर इससे ऊपर हो गई तो आप EPF स्कीम के बाहर हो गए, अगर नीचे आ गई तो आपकी सैलरी तो आप EPF स्कीम के अंदर आ गए। ये जो है EPS स्कीम के लिए नहीं है, ये आपकी पेंशन के लिए नहीं है। ध्यान रखना, पेंशन के लिए तो यहां से शुरू होता है। इसमें मैं बताऊंगा कि जो पेंशनेबल सैलरी है, जैसे यहां 6500 है तो 6500 से पहले कितनी थी, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहां एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मिस्टर ABC है जिनकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपए, तो इनका जो PF कटेगा वो 12% के हिसाब से 2400 रुपए हो जाता है। ये तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? एम्प्लॉयर दो पार्ट में देता है, यानी कि दो पोर्शन में देता है। एक EPS जो देता है और दूसरा बैलेंस जो होता है वो PF में जाता है। तो EPS कितना हो गया? EPS निकालने के लिए ये बोल रहा है 8.33% ऑफ 6500। अब यहां तो सैलरी 20,000 है, क्योंकि ये 20,000 6500 से ज्यादा है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम कैपिंग हो गई भैया 6500। तो 6500 पे ही आपको 8.33 निकालना है। ये यहां पर निकाला, ये आया ₹542, 542 रुपए आ गए, मात्र 542 रुपए। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे जो बैलेंस होगा वो PF में जाएगा। अब बैलेंस कैसे निकालोगे? 2400 में से 542 माइनस कर दो तो आपको 1858 रुपए मिलेंगे। तो एम्प्लॉयर जो है 1858 रुपए किसमें क्रेडिट कर देगा? PF के अकाउंट में। ये PF के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ये थी बात 1995 में जो EPS स्कीम आई थी उसकी। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चेंजेस होते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फॉर हायर पेंशन। भाई कुछ लोगों की सैलरी ऐसा हो सकता है वो 6500 से ज्यादा हो जाए। जब कुछ लोगों की सैलरी 6500 से ज्यादा होगी तो उनके लिए कैपिंग की तो कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर वो कैपिंग करेंगे तो जो अमाउंट आ रहा था 542 आ रहा था, तो एक्चुअल सैलरी पे कैसे जाएंगे? मान लो 10,000 सैलरी है, तो 10,000 सैलरी है तो उसके ऊपर 8.33 निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसी को समझेंगे हम। तो मार्च 1996 में कुछ प्रोविजो ऐड करे गए, यानी कि जो EPS स्कीम थी उसके अंदर ही कुछ नियम ऐड करे गए। उस नियम के अकॉर्डिंग क्या क्या था? एन ऑप्शंस टू कंट्रीब्यूट ए परसेंटेज ऑफ एक्चुअल सैलरी। उसमें एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आपको अपने पेंशन फंड में कुछ अमाउंट डालना है तो वो आप एक्चुअल सैलरी पर डाल सकते हो। यानी कि जब आप 8.33% निकालोगे तो किस पे निकालोगे? एक्चुअल सैलरी पे। ये ध्यान रखना, 6500 पर नहीं। ये एक ऑप्शन दिया गया। एज पर द प्रोविजो टू पैरा 11(3) ऑफ द स्कीम, if the option of employer and employee is 8.33% of the employer's contribution, तो क्या होगा? जो भी आपका अमाउंट आएगा, है ना, such higher salary shall be considered as pensionable salary। जैसे यहां पर 6500 रुपए इज द पेंशनेबल सैलरी, तो यहां पर जो भी आपकी एक्चुअल सैलरी होगी बेसिक प्लस डी, अगर मान लो 20,000 है तो 20,000 ही आपकी पेंशनेबल सैलरी होगी और उस 20,000 पर ही 8.33% निकालना होगा और वही अमाउंट आपका पेंशन स्कीम में जाएगा, पेंशन फंड में वही जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद इसी 11(3) वाला जो क्लॉज है, इसी में लिखा हुआ है टाइम फॉर एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन। ये ऑप्शन कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, इसी क्लॉज में लिखा है। तो ये बोला गया है कि इट वॉज मेंशन्ड इन दिस प्रोविजो दैट ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सरसाइज फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ स्कीम और डेट ऑफ सैलरी एक्सीड 6500। इसका मतलब यह है कि ये ऑप्शन आपको कब स्टार्ट करना है, इस ऑप्शन को आप कब यूज करोगे, कब एक्सरसाइज करोगे? जब आपकी सैलरी या तो 6500 से ज्यादा हो जाए या स्कीम आपकी लागू हो जाए। दोनों में से जो भी क्या होगा लेटर, जो भी बाद में होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है इस ऑप्शन को क्या कर सकते हो? एक्सरसाइज कर सकते हो। ये इस प्रोविजन में बोला। अब इस प्रोविजन में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसको आगे देखेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लोग जो हैं
कहाँ जाते हैं, प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी में जाते हैं। हो सकता है वो रिटायर हुए होंगे और रिटायर होने के बाद उन्हें लगा होगा कि यार हमें जो है हायर पेंशन स्कीम में जाना है, हमें तो पेंशन बहुत कम मिलेगी। तो ये लोग जो है पेंशन उसमें प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी के पास जाते हैं, यानी ईपीएफओ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जो है 1996 में जो ऑर्डर आया था, यानी कि अमेंडमेंट आया था, हमें उसकी नॉलेज नहीं थी। एंड सेम नॉट हैविंग बीन वाइडली पब्लिसाइज, और इसको पब्लिसाइज नहीं किया गया था, हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, तो हमें तो भैया हायर पेंशन स्कीम में रखो, है ना। इसके बाद जैसा कि आप ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि कोई बंदा है एबीसी जिसकी सैलरी जो है 20,000 रुपए है ना, 20,000 रुपए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जब इसका 8.33% निकालेंगे तो वो 8.33 इसका निकालेंगे तो 1666 रुपए होता है। लेकिन चूंकि सीलिंग की वजह से 6500 रुपए की सीलिंग की वजह से इसका जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन है या पेंशन कंट्रीब्यूशन ₹542 हो जाता है। लेकिन इसकी सैलरी तो इससे ज्यादा है, तो जब इसकी सैलरी इससे ज्यादा है तो इन्होंने ये अपना ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के लिए गए। कहने का मतलब है ये ईपीएफ यानी फंड अथॉरिटी के पास अपना हायर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए गए और वहां से इनको जो है बोल दिया गया कि भैया ये नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद यहां पर मैंने बता दिया कि अब इनका जो पेंशन फंड है वो 1666 नहीं जा रहा, 542 जा रहा है। तो ए सेट ऑफ एम्प्लॉइज अप्रोच टू पीएफ अथॉरिटी फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शंस एंड देन द प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी हैड रिजेक्टेड देयर प्ली। उन्होंने क्या किया, जो फंड अथॉरिटी थी इन लोगों की प्ली को रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी दैट वाज द कट ऑफ लिमिट। ये क्या थी, अथॉरिटी के हिसाब से ये जो लिमिट थी, कट ऑफ लिमिट थी, यानी कि 8.33% इज दी कट ऑफ लिमिट। ये बोल रहे थे कि रेट ऑफ 8.33 ऑन 6500, ये 6500 रुपए जो थी इसकी कट ऑफ लिमिट थी। ठीक है, ये ऐसा बोल रहे थे फंड अथॉरिटी वाले। चलो आगे बढ़ते हैं इसकी एक्चुअल कहानी के ऊपर, कहानी में घुसने वाले हैं। ये जो मैटर था कहां पहुंचा गया, कहां पहुंचा भाई, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक आरसी गुप्ता जी है ना, आरसी गुप्ता जी का एक केस था और पीएफ का ईपीएफओ के साथ एक केस चला। उस केस में कुछ जजमेंट दिए गए। ठीक है, वो जजमेंट क्या थे देखो, द डेट्स और इट वाज हेल्ड दैट द डेट्स और टाइम लिमिट्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर 11(3) ऑफ द पेंशन स्कीम वर नॉट कट ऑफ डेट। ये जो डेट थी ना, वो जो डेट थी कि मतलब जब आपकी सैलरी 6500 रुपए हो जाए, 6500 से ज्यादा, या आपकी स्कीम जहां जिस समय लागू हो, ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट, ये कट ऑफ डेट नहीं थी। ये तो ये बता रहे कि आप एलिजिबल हो। देखो कैसे, क्या लिखा हुआ है, द सेड टाइम लिमिट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। यानी कि जैसे ही आपकी सैलरी 7000 हो गई तो अब आपको ये बताएगा कि आपको 7000 से ज्यादा सैलरी पर आपको अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। लेकिन कब करना है, कब तक आप कर सकते हो, ये नहीं बताया। दैट मींस यहां पर कट ऑफ टाइम नहीं था। समझ गए, फिर से समझिए। जैसे कि इस स्कीम के अंदर ये बोला गया कि भाई मान लो मेरी सैलरी जो है 7000, मान लो मैं उस कंडीशन में था, उस सिचुएशन में था और मेरी सैलरी 8000 रुपए आज हो गई, तो आज हो गई, और ये जो ईपीएस स्कीम है ये पहले आ चुकी है, लेकिन मेरी सैलरी आज हुई है ना, यानी कि कल आ गई, मान लो कल आई और मेरी सैलरी आज होती है 8000 रुपए, तो यानी कि विच एवर इज लेटर था, तो विच एवर इज लेटर यानी कि मेरी आज से जो है मैं हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकता हूं, मैं आज से कर सकता हूं। लेकिन मैं कब तक कर सकता हूं ये नहीं लिखा हुआ, इसी का फायदा उठाया था भैया। तो ये कहीं नहीं लिखा कि ये जो कट ऑफ टाइम है वो कितना है, ये नहीं पता था। इसके बाद इसी ऑर्डर में ये बोला गया कि भैया जितनी भी बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, जितनी भी बेनिफिशियल स्कीम्स हैं, उनकी कट ऑफ डेट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इनकी कट ऑफ डेट रखते हो तो इसका मतलब आप जो बेनिफिट है उसको हरा रहे हो, डिफीट कर रहे हो। डिफीट करने मतलब आप उसकी जो वर्चस्वता है ना उसको खत्म कर रहे हो। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे आपकी उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना आज भी चल रही है ना भाई, सुकन्या समृद्धि योजना आज भी चल रही है ना, और प्राइम मिनिस्टर की हाउसिंग की जो स्कीम्स हैं वो आज भी चल रही हैं, उनकी कोई कट ऑफ डेट नहीं है। यानी कि जितनी भी स्कीम्स होती हैं जो बेनिफिट्स के लिए, एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए होती हैं, उनकी कोई भी कट ऑफ डेट नहीं होती, ऐसा इस ऑर्डर में बोला गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक सेकंड ऑप्शन निकाला, ईपीएफओ ने। कब निकाला? 1 सितंबर 2014 को इन्होंने फिर से एक सर्कुलर निकाल के भेज दिया और इसमें बोला
कि भैया अब जो है, जो लिमिट थी ना पेंशनेबल सैलरी की लिमिट थी, वो पहले कितनी थी 6500, इन्होंने वो चेंज कर दी और बोल दिया 15,000 रुपए होगी। अब पेंशनेबल लिमिट जो है 15,000 रुपए हो चुकी है 1 सितंबर 2014 से। इसके बाद ये बोला गया कि भाई ऑफ द अमेंडमेंट स्कीम स्टिपुलेटेड दैट द फ्रेश ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज्ड जॉइंटली by the employer and employee continue to contribute on salary exceeding 15,000 rupees। तो ये यहां पर ये बोला गया है 11/4। देखो यहां पर मैंने इसका साथ साथ जो अमेंडमेंट का पेपर है वो भी लगाया हुआ है। इस क्लॉज में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये लिखा है कि अगर आपको हायर सैलरी पर पेंशन लेनी है, हायर सैलरी पर पेंशन लेनी है, तो आपको ज्वाइंट ऑप्शन ऑपरेट करना होगा। वही ज्वाइंट ऑप्शन यानी कि आप और आपका एम्प्लॉयर दोनों अपनी जो है रजामंदी देंगे। रजामंदी किसको देंगे? ईपीएफ को देंगे। जब ईपीएफ को रजामंदी देंगे तभी आपका जो 8.33% है वो आपकी एक्चुअल सैलरी पर कटेगा, 15,000 पर नहीं कटेगा। ठीक है। इन द सेकंड प्रोविजो टू द पैराग्राफ ये बोला गया कि ये जो ऑप्शन है आपको 6 महीने के अंदर ले लेना है। 6 महीने कहां से? 1 सितंबर 2014 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस ऑप्शन को ले लेना है ना। ये भी इसकी यानी कि अब इस केस में कट ऑफ डेट डाल दी गई, इस केस में कट ऑफ डेट डाल दी गई। तो भैया जो प्रॉब्लम पहले थी, पहले कट ऑफ डेट नहीं थी, अब की बार इन्होंने कट ऑफ डेट डाल दी कितने महीने की? 6 महीने की। अब क्या लफड़ा फंसता है? लफड़ा ये फंसता है कि इसमें यहां पर ये लिखा है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं चूज करता तो जो 15,000 होंगे उसी 15,000 पे 8.33% निकाल लिया जाएगा, यानी कि 1250 रुपए आता है। तो यानी कि 1250 ही आपके पेंशन फंड में चले जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर वो है कि अगर कोई ऑप्शन नहीं चूज करता तो अब लफड़ा क्या फंसता है? लफड़ा देखते हैं। देखो केरला हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो अमेंडमेंट था ना स्कीम 2014, इसको रद्द कर दिया, इसको रद्द कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको रद्द कर दिया। ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इसको रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, इस ऑर्डर के अंदर कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसे थे जो एग्जेम्प्टेड थे, कुछ को छूट दी गई थी। जब उनको छूट दी गई, कुछ एग्जेम्प्टेड थे, तो वो इस बेनिफिट से भी एग्जेम्प्ट हो गए, इस बेनिफिट से भी एग्जेम्प्ट हो गए। हायर पेंशन स्कीम की जो बेनिफिट्स थे उनसे भी एग्जेम्प्ट हो गए। इसीलिए इस ऑर्डर को इन्होंने खारिज कर दिया, केरला हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने। इसके बाद कुछ जो है एम्प्लॉइज ने मिलकर के 54 एम्प्लॉय मिले, उन्होंने जो है 54 रिट पिटीशन दायर करी। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किस आर्टिकल को कंसीडर करते हुए? आर्टिकल 32 को कंसीडर करते हुए। आर्टिकल 32 ये कहता है कि भैया अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का दमन हो रहा है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो इन्होंने इस आर्टिकल 32 को एक्सरसाइज किया, मतलब इसको यूज किया, और इसकी मदद से 54 लोगों ने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करी कि भैया जो एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है उनको तो हायर पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/2022 को जजमेंट पास किया, और उस ऑर्डर में क्या क्या चीजें बोली गई उसको हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो अब हम फाइनली उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर हम इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं ईपीएस स्कीम के अंदर उनको ध्यान से समझेंगे। तो वीडियो को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। देखो इन्होंने बोला कि भाई कोर्ट सेड दैट ऑल एम्प्लॉइज हु डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन बट वर एंटाइटल्ड टू डू सो ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कट ऑफ डेट बाय अथॉरिटी शुड गेट ए फर्दर 4 months टू डू सो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी कि जिस दिन ये ऑर्डर आया है 4 नवंबर 2022 को ये ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, वहां से उनको 4 महीने दिए जाने चाहिए। वहां से 4 महीने का मतलब हो गया 3 मार्च 2023। 3 मार्च 2023 तक उनको जो है एक ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि भाई आप अपना हायर पेंशन का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, जो लोग एंटाइटल्ड हैं इस केस में। ठीक है। तो यानी कि कट ऑफ डेट यहां पर दे दी, और ये डेट जैसे ही दे दी, द होल इशू इज अबाउट द रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द टाइम लिमिट। अभी तक आपने जितनी भी इन चीजों को देखा उसमें सारा खेल कहां था? टाइम लिमिट के ऊपर था, यानी कट ऑफ डेट नहीं थी। कट ऑफ डेट नहीं थी तो यहां पर कट ऑफ डेट दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके पास 4 महीने हैं। इन 4 महीने के अंदर आपको अगर हायर पेंशन स्कीम लेनी है, ऑप्ट करनी है, तो आप इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, आप उसको ऑप्ट कर लेना।
अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। इस जजमेंट के हिसाब से जो है एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसमें 4 कैटेगरी आप ऐसा मान सकते हैं एम्प्लॉइज की। एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड बिफोर 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉय जो 2014 से पहले रिटायर हो गए और उन्होंने कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। इसका मतलब ये तो स्कीम से पहले ही बाहर हो गए। भाई ये जो स्कीम आई 2014 में आई है ना, 2014 में चेंजेस किए गए है ना, जो अमेंडमेंट आया वो 2014 का आया ना, तो वो लोग जो 2014 से पहले ही रिटायर हो गए तो वो तो ऑलरेडी उस पार्ट से बाहर है ना, तो इसीलिए इनको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। एक तो हो गए ये वाले एम्प्लॉय जो 2014 से पहले रिटायर हो गए। दूसरा, एम्प्लॉइज रिटायर्ड बिफोर 2014 एंड देयर जॉइंट ऑप्शन रिक्वेस्ट वाज डिनाइड बाय द अथॉरिटीज। तो भैया ये वही केस है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये वो वाले हैं जो खुराफाती थे, जिनको जो लोग कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि भैया जो वहां गए थे अथॉरिटी के पास कि हमें हायर पेंशन स्कीम के अंदर रखो, क्योंकि इन्हें पता था कि कट ऑफ टाइम तो दिया नहीं है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो अथॉरिटी है उसको जो है अपने हायर पेंशन स्कीम के अंदर इनको रखना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं, है ना। तो एम्प्लॉय रिटायर्ड बिफोर 2014 एंड देयर जॉइंट ऑपरेशन रिक्वेस्ट वाज डिनाइड बाय अथॉरिटीज। तो ये जो है ये वो लोग हैं, इनको जो है ये ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें अथॉरिटी ने इनको मना कर दिया था, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कौन एलिजिबल है, एम्प्लॉइज रिटायर्ड आफ्टर 2014 बट कुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शंस, है ना। ऑप्शन, ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, ध्यान रखना। ऑन सितंबर 1, 2014 द ईपीएफओ अमेंडेड द एक्ट टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ पेंशनेबल सैलरी टू 15,000, है ना। तो पैरा 11(4) of the amendment stipulated that fresh option can be exercised jointly by the employee and employer for continuing the contribution on the actual salary। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो 2014 के बाद रिटायर हो गए, है ना। दे रिटायर्ड आफ्टर 2014 बट कुड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, हायर पेंशन स्कीम का जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, ये ध्यान से समझेंगे। देखिए इनके पास दो चीजें हो गई। 2014 से पहले ईपीएस 95 वाली स्कीम थी जो 5,000 रुपए, सॉरी 6500 रुपए के हिसाब से ईपीएस कट रहा था। फिर ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाते हैं 2014 के बाद, जिसमें जो लिमिट थी वो 15,000 हो गई थी। इस तरह से आप समझिए। तो इन लोगों को अपनी पुराने वाले बेसिक डीए वो सारे देख करके कैलकुलेट करने होंगे, फिर इधर से भी कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है ये लोग मान लो 2018 में रिटायर हो गए, तो 2014 से 18 के बीच वाले ब्रैकेट में भी आ गए। यहां पर पेंशनेबल सैलरी थी 15,000 रुपए जो लिमिट थी। हो सकता है अगर ये हायर ऑप्शंस में जाएंगे, हायर सैलरी हायर पेंशन वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो जो भी हायर अमाउंट आएगी उस हायर अमाउंट में और जो पेंशनेबल सैलरी की जो लिमिट वाली अमाउंट है, जो भी डिफरेंस होगा ये जो है उनको पे करेंगे। किसको, पेंशन फंड में पे करेंगे, अगर इनको पेंशन का फायदा लेना है। देखो मैंने 3 लाइन लिखी है यहां पर। एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए हेफ्टी अमाउंट टूवर्ड्स पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑन एक्चुअल सैलरी। अगर ये एक्चुअल सैलरी पर अपना पेंशन लेना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जो है जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो जो है पहले पेंशन फंड के अंदर डालना पड़ेगा। इसके बाद एम्प्लॉय नीड टू रिटर्न ऑल सच अमाउंट दैट ही मे हैव टेकन और विथड्रॉन फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड अकाउंट। उनको क्या करना पड़ेगा, ये सारी अमाउंट, जितनी अमाउंट उन्होंने पीएफ से ली है वो सारी की सारी अमाउंट पीएफ में डालनी पड़ेगी पहले तो, है ना। इसके बाद सबसे बड़ा इशू ये है कि ये एम्प्लॉय तो अब निकल चुके हैं। अब ये एम्प्लॉयर तो जो एम्प्लॉय है ये उस एम्प्लॉयर के तो है नहीं, यानी कि ये किसके पास जाएंगे, कहां जाएंगे, क्या ये ईपीएफओ के पास जाएंगे या एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, ये भी एक मेजर इशू है। इसके बाद सर्विंग एम्प्लॉय, हाँ इस पॉइंट के ऊपर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। ऐसा हो सकता है कि ये एम्प्लॉयर के पास ही जाए, एम्प्लॉयर ही इसका रास्ता निकाले, क्योंकि सारा डेटा किसके पास है, एम्प्लॉयर के पास। तो हो सकता है इस पॉइंट में जो है ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी चीजें आ जाए ईपीएफओ के द्वारा कि जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं वो रिटायर्ड एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर था उन एम्प्लॉय का, रिटायर्ड एम्प्लॉय का, उसी के थ्रू जो है ईपीएफओ में जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी है, आएगा ऐसा ऑप्शन। सर्विंग एम्प्लॉय नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। भैया ये वो लोग हैं जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, हमारे जैसे जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं। मान लो मैंने 2010 में कंपनी ज्वाइन करी, 2010 में ज्वाइन करी, तो मैं आज भी हूं, है ना भाई, आज भी मैं ऑफिस में हूं। तो अब मुझे अगर इस स्कीम का फायदा लेना है तो मेरे को कैसे लेना पड़ेगा,
पहले 2010 से 2014 तक के बीच में तो 1250 वाला हिसाब किताब चलेगा, सॉरी 6500 रुपए के हिसाब से 541 रुपए वाला हिसाब किताब चलेगा। उसके बाद 1250 वाला हिसाब किताब चलेगा। तो ये सारा हिसाब किताब लगने के बाद मेरे साथ भी ये कंडीशन आएगी कि मुझे कितना अमाउंट जो है या कितना डिफरेंशियल अमाउंट जो है मुझे पेंशन फंड में डालना है। इसकी कैलकुलेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भैया कितना डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है, क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मैं जो है इस स्कीम को लूं। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो सिर्फ यहां पर हमने ये देखा कि कौन एलिजिबल है और कौन कौन इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहां पर ये मैंने बता दिया, ये वो लोग हैं जो अभी भी जॉब कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। ये वो लोग हैं जैसे मान लो कोई 1990 से जॉब कर रहा है लेकिन आज भी अभी जॉब पर है, अभी रिटायर नहीं हो सकता, आने वाले 2 साल 3 साल बाद रिटायर हो जाए। तो अब 1990 से आज 2000 जो है मान लो 2025 तक वो रिटायर होगा, तो 2025 तक के डेटा को देखा जाएगा, उसका पुराना डीए निकालना पड़ेगा, उसका पुराना बेसिक निकालना पड़ेगा। तो सारी कैलकुलेशन उसके इस पैटर्न पर होगी। तो वहां पर भी डिफरेंशियल अमाउंट आएगा कुछ, वो डिफरेंशियल अमाउंट जो है पहले पीएफ में देना पड़ेगा। जब पीएफ में आप वो पैसा दे दोगे तब जाकर के आप जो है मतलब पेंशन फंड में, तब जाके आप हायर पेंशन स्कीम में आ पाओगे। तो इसको तो हम समझेंगे कैलकुलेशन को नेक्स्ट वीडियो में विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस पेंशन, द फॉर्मूला क्या है भाई, आपका जो है मंथली पेंशन अमाउंट क्या है, ये कैसे निकालेंगे। देखो पेंशनेबल सैलरी यानी कि जो भी आपकी हायर सैलरी होगी, बेसिक ओडीए, मान लो कि जब आप रिटायर हो रहे हो 58 की एज के दौरान, तो आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है। तो अब जो है 1 लाख रुपए इंटू पेंशनेबल सर्विस, आपकी कितनी सर्विस हो गई उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाय 70, ये फॉर्मूला है। पेंशनेबल सैलरी क्या है ये मैंने बता ही दिया। ये कैसे निकालेंगे भैया, पिछले 60 महीनों का एवरेज ले लेंगे, यानी कि पिछले 5 साल का एवरेज ले लेंगे और उसके हिसाब से ये पेंशनेबल सैलरी निकाल लेंगे। अब ये पेंशनेबल सर्विस क्या है, ये वो सर्विस है नंबर ऑफ ईयर्स। भाई अगर आपने 20 साल से ज्यादा किया तो वो 22 साल हो जाएंगे, 2 साल आपको बोनस में मिलने वाले हैं। किसी ने 15 साल किए तो 15 साल इसमें लगेंगे, किसी ने जो है 22 साल किए तो उसमें 2 ऐड होकर के 24 साल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको समझना है। इफ ए पर्सन सुपर एनुएट्स एट द एज ऑफ 58 ईयर्स एंड यहां पर एक एग्जांपल लिया है, एंड हैज रेंडर्ड मोर देन 20 ईयर्स और मोर ऑफ ए पेंशन सर्विस, देन हिज सर्विस पीरियड विल बी इंक्रीज बाय वेटेज ऑफ 2 ईयर्स। ये मैंने बता ही दिया है। मान लो कोई मिस्टर XYZ है, उनको जो है 8.33% पर जो है कंट्रीब्यूशन देना है, हैज बीन अमाउंट डाइवर्टेड टू पेंशन अमाउंट। तो उनकी जो एक्चुअल एवरेज सैलरी है पिछले 5 साल की मान लो 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए के हिसाब से कैसे इनकी पेंशनेबल अमाउंट बनेगी, ये देखो पेंशन की जो अमाउंट बनेगी 1 लाख रुपए इनटू कितने साल सर्विस करी, मान लो 25 साल है ना। अब 25 साल करी तो मैंने अभी बताया जैसे ही 20 साल से ऊपर होगा 2 साल इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो 1 लाख इंटू 27 डिवाइडेड बाई 70 तो 38,571 रुपए की जो है इनकी क्या बनेगी, जो पेंशन बनेगी। ये है इसकी पेंशन की अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल सैलरी पर डिराइव्ड होगी, यानी कि एक्चुअल सैलरी पर निकलेगी पिछले 5 साल के, यानी कि 60 महीनों की सैलरी पर हम एवरेज निकाल करके इसको करेंगे, है ना। इसके बाद पेंशनेबल सैलरी की जो ब्रैकेट्स हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था ईपीएफ स्कीम में जो 6500 रुपए थे वो 6500 रुपए सैलरी के लिए थे, पेंशन के लिए नहीं थे। ये मैंने बताया था। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर ये समझना है कि जो 8.33% है, सबसे पहला वाला जो ब्रैकेट है वो 5000 रुपए के लिए है, यानी कि पहली जो सीलिंग लिमिट थी 5000 रुपए थी। और ये कहां से इफेक्ट थी, 1/10/1994 से, यानी कि 1/10/1994 से 1/6/2001 तक, इसके बीच में आपको जो पीएफ निकालना है वो इसी के ऊपर निकालना है, यानी कि 8.33% ऑफ 5000 रुपीज, 416 रुपए के हिसाब से, है ना। इसके बाद 1/6/2001 को ये कितने हुए, 6500 रुपए हुए, यानी कि इस डेट से इफेक्ट हुआ। स्कीम 1996 में आई थी, देख रहे हो 1996 में स्कीम आई थी और ये इफेक्ट कब से हुई, 1/6/2001 से। भाई जिस दिन से इफेक्ट हुई हम तो उसी दिन से देखेंगे। तो यहां से इसका ये इफेक्ट में आई तो यहां पर जो है इसका जब 8.33% निकाला 6500 का, ये आ गया 541 रुपए।
अब जो है 1/9/2014 को भी इन्होंने चेंजेस किए, जिसमें जो है 15,000 रुपए लिमिट कर दी। तो जो लिमिट आई इस केस में 1250 रुपए पर मंथ थी। तो उम्मीद करता हूं आप जब इन कैलकुलेशन को करोगे, इसकी मदद से ही आप ये बताओगे कि कितना डिफरेंशियल अमाउंट आ रहा है, आपको कितना अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट है पेंशन फंड के अंदर डालना है। तो ये सारी चीजें कब कर पाएंगे, जब हम ये सारी चीजें समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। तो जो कहानी थी ना, वो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी कहां थी, वो टाइम लिमिट के ऊपर थी। टाइम का जो कट ऑफ टाइम था वो नहीं दिया गया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया और उसी जजमेंट में ये बोल दिया गया कि भाई कौन एलिजिबल है कौन नहीं, है ना, कौन कौन जो है ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है। और इसी जजमेंट में ये बोल दिया गया कि आपके पास 4 महीने हैं उस ऑर्डर से, उस ऑर्डर की डेट से, और इन 4 महीनों के अंदर जो है आपको ये जो ऑप्शन है आपको एक्सरसाइज कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग यानी कि ईपीएफओ ने जो ऑर्डर निकाला या सर्कुलर निकाला, उसी को कंप्लाई करने के लिए सभी कंपनियों ने, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लो कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है, मान लो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो कंपनी एचएएल ने अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ऑनलाइन। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप जो है अपना जो भी डिटेल है वो जब फिल करोगे तो वहां सारी डिटेल आपको आ जाएगी और आप अपना ऑप्शन जो है एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब आपको अपना जो है क्या देना चाहिए, देना है एग्रीमेंट देना है, एग्री करना है कि भैया मैं जो है अपनी कंसेंट देना है, सहमति देनी है कि मैं जो है हायर पेंशन स्कीम को लेना चाहता हूं, है ना। इस टाइप का प्लेटफॉर्म जो है सभी कंपनियों ने बनाया है, जिसमें चाहे वो रिटायर्ड एम्प्लॉय भी जा सकता है और जो सर्विंग एम्प्लॉय है वो भी जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पता चल गया कि भाई कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, जॉइंट ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज करना है, कब तक एक्सरसाइज करना है। ये इसीलिए जानना जरूरी था, जब ये आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानते। तो मैंने इस वीडियो में बैकग्राउंड बताया पहले आपको, इसकी मदद से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें पता चल गई, कब से कब तक कितना अमाउंट लेना है ना। तो ये सारी चीजें जैसे मैंने यहां बताई, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा एक्सेल शीट पर प्योर, कि भाई कितना अमाउंट बैलेंस होगा, कितना अमाउंट आपको देना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कैलकुलेट एक्सेल शीट की मदद से पूरी कैलकुलेशन उसके ऊपर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।